नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को एक चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में कुछ ऐसा लिखा है जिससे मोदी सरकार अब समझ नहीं पा रही कि उसका जवाब क्या दे, या फिर राहुल गांधी और कांग्रेस ने ये जो मुद्दा उठाया है उससे वो किस तरह से निपटे। आपको बता दूं कि कल राहुल गांधी पीएमओ गए थे, वहां पर उनकी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक थी। बैठक होनी थी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नियुक्ति के लिए और उनका नाम तय करने के लिए, जिस पर राहुल गांधी पहले संसद में अपनी आपत्ति जता चुके हैं। उसके बाद कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को उठाया। राहुल गांधी ने इस मामले में एक चिट्ठी, एक डिसेंट नोट जिसको कहते हैं, वो उन्होंने लिखा, अपनी आपत्ति जताई कि जब ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो फिर ऐसी हड़बड़ी क्यों है। और राहुल गांधी ने ये बात जब उठाई, उसके बावजूद सरकार जो है वो बैठक उसने नहीं टाली और उसने बैठक की। राहुल गांधी उस बैठक में मौजूद थे, लेकिन बाद में वो निकल गए और उसके बाद देर रात पता चला कि सरकार ने ज्ञानेश कुमार को नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त कर दिया है। ज्ञानेश कुमार इससे पहले इलेक्शन कमिश्नर थे राजीव कुमार के साथ, और राजीव कुमार आज यानी 18 तारीख को रिटायर हुए हैं। तो जाहिर है मोदी सरकार उनकी जगह किसी ऐसे ही व्यक्ति को बैठाना चाहती थी जो मोदी सरकार की पूरी बात सुने या बीजेपी और मोदी सरकार की सुविधा के हिसाब से काम करे। ऐसा ही लग रहा है मोदी सरकार की इस हड़बड़ी को देखकर। लेकिन कांग्रेस ने सरकार की इस हड़बड़ी के जो कारण है उस पर सवाल उठा दिए और उसमें मोदी सरकार फंस गई है। राहुल गांधी की कल लिखी एक चिट्ठी आज वो सोशल मीडिया पर भी है। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी उस चिट्ठी को डाला है। प्रियंका गांधी ने उस चिट्ठी को रिट्वीट किया है, जिसमें राहुल गांधी ने ये बताया है, उन्होंने शुरुआत की अपनी चिट्ठी की कि जब संविधान बन रहा था तो बाबा साहब ने, अंबेडकर जी ने उसमें किस तरह उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति का प्रावधान, उन्होंने क्या लिखा उसमें। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला था मार्च 2023 का कि इस नियुक्ति में मतलब संसद को उसमें एक कानून बनाना चाहिए, और मोदी सरकार ने अगस्त में एक कानून बनाकर उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, भारत के जो चीफ जस्टिस, उनको ही इस प्रक्रिया से अलग कर दिया। ये मोदी सरकार ने खेल किया और राहुल गांधी ने इस खेल पर ही सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि जब सुप्रीम कोर्ट के मतलब जब चीफ जस्टिस होते हैं, नेता प्रतिपक्ष होता है और प्रधानमंत्री, तीन लोग मिलकर जब निर्णय लेते हैं तो फिर उसमें संविधान की भावना का भी सम्मान होता है, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है उसका भी सम्मान होता है, और सबसे बढ़कर सम्मान होता है उन हजारों करोड़ों भारतीयों का, जिन लोगों को, जिनका विश्वास इस समय चुनाव आयोग से, चुनाव प्रक्रिया से कम होता जा रहा है। ये गंभीर बात राहुल गांधी ने अपनी चिट्ठी में लिखी और उन्होंने ये सवाल उठाया। उन्होंने एक सलाह भी दी कि आप इस बैठक को क्यों ना 19 तारीख का, जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है, उसके बाद उस पर जो भी फैसला आएगा उसके बाद इस बैठक को किया जाए। लेकिन मोदी सरकार ने राहुल गांधी की ये बात नहीं मानी। कल शाम को अभिषेक मनु सिंह भी, जो सांसद भी हैं और वरिष्ठ कांग्रेसी और वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कांग्रेस की आपत्तियां जो है दर्ज की। और ये कांग्रेस की आपत्ति नहीं है, ये बड़े ही जायज से सवाल है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो सरकार क्यों हड़बड़ी दिखा रही है, सरकार क्यों नहीं इस बैठक को कुछ दिन टाल सकती थी। तो सरकार ने अपनी मनमर्जी दिखाई, जिसको कांग्रेस ने इसको मोदी सरकार का अहंकार कहा है। तो अहंकार में डूबी सरकार अपनी मर्जी दिखाते हुए कल बैठक कर ली, आधी रात को नाम तय हो गया और उन ज्ञानेश कुमार के नाम पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, जो अमित शाह के काफी करीब रहकर जिन्होंने काम किया, चाहे वो कश्मीर का मामला हो, चाहे राम मंदिर का मामला हो। ज्ञानेश कुमार उसमें जब जिस तरह से अमित शाह के साथ थे, उन सब को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि जो आने वाले चुनाव हैं, अभी कई राज्यों में, इस बार तो इस साल केवल बिहार में चुनाव है, लेकिन अभी अगले 2 सालों में कई महत्वपूर्ण राज्य, वो महत्वपूर्ण राज्य जिन पर बीजेपी आना चाहती है, उन राज्यों में चुनाव है। तो क्या बीजेपी ने बहुत दूर का कुछ सोचकर ये खेल कल किया है, लेकिन बीजेपी का ये खेल कामयाब होगा या नहीं, इस पर अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी की चिट्ठी से एक हंगामा खड़ा हो गया है, मोदी सरकार फंस गई है। तो क्या है पूरा मामला, आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, हम लोग लगातार मेरा ख्याल है शुक्रवार को भी हम लोगों ने इसी मुद्दे पर चर्चा की थी कि चुनाव आयोग के उसमें जो परिवर्तन होने जा रहे हैं और
चुनाव आयुक्त की जगह, मुख्य चुनाव आयुक्त की जगह खाली हो रही है और उस पर उसके पहले सरकार ने जो बैठक बुलाई, जैसे ही सरकार ने बैठक बुलाई तभी से ये सवाल उठने लगे कि सरकार को इतनी हड़बड़ी क्या है। और कल कांग्रेस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें बहुत जरूरी सवाल उठाए थे अभिषेक मनु सिंघवी ने। एक बार हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का छोटा सा हिस्सा सुनते हैं, उसके बाद आपसे जवाब चाहती हूं कि आखिर सरकार को हड़बड़ी है, डर है या उसका अहंकार है कि विपक्ष चाहे जो सवाल खड़े करे उसे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना वो संविधान की परवाह कर रही है, ना वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की परवाह कर रही है। तो कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक छोटा सा हिस्सा अभिषेक मनु सिंघवी ने उसको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट में काम हो सकता है और मोदी सरकार ने हड़बड़ी क्यों दिखाई है। सुनते हैं अभिषेक मनु सिंघवी को। ये आवश्यक था कि हमको उच्चतम न्यायालय की स्पिरिट को समझना चाहिए था। इसको जब चुनौती दिया गया है तो लगभग 3 या 4 ऑर्डर्स पास हुए हैं उच्चतम न्यायालय के द्वारा अभी हाल में। उसके मैं आपको डिटेल नहीं देना चाहता। 7 जनवरी को हुआ, 3 फरवरी को हुआ, 12 फरवरी को हुआ। इतनी जल्दी उच्चतम न्यायालय, जिसका मुझे कुछ अनुभव है, ऑर्डर नहीं देती है। 3 ऑर्डर 1-1.5 महीने में। और लास्ट ऑर्डर है 12 फरवरी का, डायरेक्शन दैट द मैटर नॉट बी डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑन 19/2/25। 19/2 कितने दिनों बाद है भाइयों और बहनों? अब मान लेता हूं मैं कि 19 तारीख को खत्म नहीं होगा, शुरू तो होगा, कुछ तो होगा। शुरू नहीं होगा तो उसके 4 दिन बाद लगेगा, मान लीजिए 2 हफ्ते बाद लगेगा, मान लीजिए 1 महीने बाद लगेगा। इन ऑर्डरों का मतलब नहीं 1 महीने बाद लगेगा। इसमें लिखा है मैटर टू बी हर्ड, मैटर टू बी हर्ड, इसमें लिखा है नॉट टू बी डिलीटेड। लेकिन ये मान भी लीजिए कि 2, 3, 4 हफ्ते बाद लगेगा। गुड गवर्नेंस का अभिप्राय क्या है? वो है समझना एक संदर्भ को, और सिर्फ इसलिए कि आपके पास बहुमत है और आप सत्तारूढ़ हैं, वो नहीं करना जो मनमानी है। तो इसलिए कांग्रेस का स्टैंड बड़ा स्पष्ट था, आज कल भी था, आज भी है और आज रहेगा ये स्टैंड जो आपके सामने व्यक्त कर रहे हैं कि 2 चीजें बड़ी सरल करनी है। आपको ईगो में फंक्शन नहीं करना है, आपको सिर्फ सरल चीज ये करनी है कि इस मीटिंग को जो आज शाम को 5:30 लगभग हुई उसको स्थगित करें। कुछ नहीं कर रहे हैं आप, स्थगित कर रहे हैं 2 हफ्ते 3 हफ्ते की, कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरा, हर स्टेक होल्डर कांग्रेस शामिल आपका समर्थन करेगी कि आप छोटी सी 2 लाइन की ओरल याचिका या लिखित याचिका दें उच्चतम न्यायालय को कि साहब 19 में जल्दी सुन लीजिए, 22 को, 20 को, 25 को खत्म कर दीजिए। यह आम होता है उच्चतम न्यायालय में। अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन एंड डिस्पोजल एप्लीकेशन करिए, हम आपका समर्थन करते हैं। अब आप ये सोचिए एक बात, मैं बड़ी एक सरल बात, कॉमन सेंसिकल बात कर रहा हूं। कल आपने अमुक व्यक्ति को, आज आपने अमुक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया सीयूसी, मिस्टर XYZ। 19 तारीख को नहीं तो 25 तारीख को उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो नया कानून है वो निरस्त करते हैं हम। कह तो सकती है, आज कम से कम संभावना तो है। ये तो नहीं कि एक तरफा आप सोचेंगे कि नहीं कर सकती उच्चतम न्यायालय। एक पक्ष हार सकता है, एक पक्ष जीत सकता है। 4 हफ्ते बाद भी उच्चतम न्यायालय कहती है कि हम ये कानून जो मैंने आपका नाम पढ़ा अभी आपको, वो हम निरस्त करते हैं। इलेक्शन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक्सेट्रा एक्सेट्रा 2023 है। तो आपने क्या क्या किया है? आपने एक प्रकार से जो एक गरिमा है, जो एक आत्मा है, जो अक्षर से आगे होती है, जो उद्देश्य है, जो धारणा है गणतंत्र की, उसकी अवमानना ही नहीं की, उसको आपने एकदम नकार दिया है। सिर्फ किस लिए? 48 घंटे, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए। ये अगर ईगो नहीं तो क्या है? इतनी सरल बात है हमारी, इतना सरल प्रस्ताव था। जहां तक हमें मालूम पड़ा है, दुर्भाग्य है कि सरल प्रस्ताव को नहीं माना जा रहा है, लेकिन आपको बाकी चीजें जो गोपनीय होती है आजकल में मालूम पड़ जाएंगी क्या होता है। मैं समझता हूं कि बाय रिमूविंग और trying to keep the Chief Justice out of the appointment process as an independent entity, the government has made it clear they want only control but not credibility. And the most important thing for the EC is credibility. ये बड़ा स्पष्ट है कि जब इतने सारे मुद्दे शंका के घेरे में है, जहां तक चुनाव आयोग का
सवाल उठता है, जो आपने पिछले 2 वर्ष में ज़्यादा देखे हैं, लिखित रिप्रेजेंटेशंस देखे हैं। तो मोदी जी ने जो नए कानून से ढकेला है, उसको एक गणतंत्र और लोकतंत्र को अंधेरे में डाला है। और जो हमारी मांग है वो इतनी सरल है, इतनी छोटी है कि थोड़ी भी अगर ईगो कम होती और मनमानी करने की मंशा कम होती तो ये नहीं होता। ये हमारा स्टैंड बड़ा स्पष्ट है, हमने आपके सामने इसलिए रखा है। अमरेंद्र जी, यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी ने, मेरा ख्याल है, बिल्कुल जो सरल प्रस्ताव उन्होंने बोला, बल्कि उतनी ही सरल भाषा में उन्होंने पूरा मामला भी समझा दिया। और उन्होंने जो सबसे खास बात ये कही कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर ही कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनको शामिल होना चाहिए। इस बात को लेकर जो मामला इस समय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1-1.5 महीने में 3 बार जो है उन्होंने सुनवाई भी की है। तो उन्होंने कहा कि इतने जल्दी सुप्रीम कोर्ट ये नहीं करता है, और जब ऐसा कर रहा है इसका मतलब कि मामला गंभीर है। लेकिन मोदी सरकार इस गंभीर मामले को नहीं ले रही। और जो उनका एक बयान है अभिषेक मनु सिंघवी का कि वो कंट्रोल चाहते हैं, क्रेडिबिलिटी नहीं चाहते, मतलब वो अपना नियंत्रण रखना चाहते हैं। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी कितनी विश्वसनीयता बन रही है सरकार की। और ईसी मतलब जो इलेक्शन कमीशन है, उसमें सबसे बड़ा सवाल जो है वो विश्वसनीयता का है। और इसी साख का संकट हम लोग लगातार देख रहे हैं, बार-बार इस पर सवाल उठ रहे हैं। और अब कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं, क्या कहेंगे? देखिए समिता जी, एक तो राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं वो बहुत वाजिब सवाल है, और राहुल गांधी ने पहले भी इस पर सवाल उठाए थे, और लोकसभा में भी राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे। और लोकसभा में भी राहुल गांधी ने कहा था कि जब वहाँ पर चुनाव आयुक्तों की बैठक होगी चुनने की, सिलेक्ट कमेटी की, उसमें नरेंद्र मोदी होंगे, अमित शाह होंगे और तीसरा मैं होऊंगा, तो मैं वहाँ बैठ कर क्या करूँगा भाई? जब दोनों एक मत के होंगे तो मेरा मतलब क्या रह गया? तो इसलिए ये सरकार जो है वो पूरे चुनाव आयोग पर किस तरीके से कब्जा चाहती है, साफ तौर पर समझा सकता है। और समिता जी, जब हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश दिया चुनाव आयोग को कि वो महमूद प्राचा जो वकील हैं उनकी याचिका पर कि भाई आप हरियाणा चुनाव का डाटा जो है आप दीजिए महमूद प्राचा को, उसके बाद चुनाव आयोग पहुंच गया सरकार के पास और कहा कि आप नियमों में बदलाव कर दीजिए और ये डाटा जो है किसी को नहीं दिया जाए, और सरकार ने तुरंत उस पर बदलाव कर दिए। उस समय भी ये सवाल उठे थे कि ये सरकार चुनाव आयोग के साथ किस तरीके से मिली हुई है और चुनाव आयोग किस तरीके से सरकार के साथ मिला हुआ है, इसको लेकर सवाल उठ रहे थे। राजीव कुमार की नियुक्ति पर भी सवाल थे। राजीव कुमार के बाद जब वो 2 चुनाव आयुक्त चुने गए, नियुक्त किए गए, ज्ञानेश कुमार जो दूसरे, वो संधू साहब जो है उनकी भी जब हुई नियुक्तियां, उस समय भी काफ़ी सवाल उठे थे कि भाई आनंद फानंद में इनकी नियुक्तियां करने की आवश्यकता क्या थी जब अकेले वो काम कर रहे थे। आज भी सवाल उठ रहे हैं, और ये सवाल इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं चूँकि जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय चुने गए हैं, राजीव कुमार तो तब भी उस तरीके से नज़दीकी नरेंद्र मोदी या कहिए अमित शाह के नहीं थे, लेकिन ये साहब जो हैं ज्ञानेश कुमार, तो ये तो अमित शाह के बहुत ज़्यादा नज़दीकी हैं, और एक तरीके से कहा जाए अमित शाह के जो भी सरकारी रेंजे होते हैं उनको पूरा करते रहे, चाहे वो धारा 370 पे कमेटी बनने वाली बात हो, चाहे सहकारिता मंत्रालय में रहे हों, दोनों जगह उन्होंने इनका अमित शाह का एजेंडा लागू किया है। इसलिए इस पर सवाल बहुत ज़्यादा थे। और अगर ये सवाल ना भी हो समिता जी, चलिए ठीक है, कोई ना कोई तो बनना ही था, किसी ना किसी का नाम आता ही, और कोई ना कोई किसी का नज़दीकी होता ही, चूँकि एक लंबे समय तक आप जब सरकार में होते हैं तो राजनेताओं से आपके संपर्क होते हैं, कोई भी अधिकारी होता है, किसी का नज़दीकी हो सकता है, बहुत सारे इस पर सवाल उठ सकते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ नज़दीकी भर का नहीं है, सवाल ये है कि क्या आप निष्पक्ष तौर पर काम कर पाएंगे, और आखिर आपका ही चुनाव जो है वो क्यों होना है। अब जैसे राहुल गांधी को 500 नामों की लिस्ट दे दी गई कि भाई आप 500 नाम देखिए, अब राहुल गांधी 500 नामों में क्या देखेंगे? फिर आपने तय कर लिया कि ये होंगे, और राहुल गांधी का उस पर डिसेंट नोट लगा हुआ है, जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जाना था। तो राहुल गांधी ने जो चिट्ठी लिखी है समिता जी, वो चिट्ठी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी ने उस चिट्ठी में यही बात कही है कि भाई हमने सरकार से कहा था कि आप जो ये नियुक्ति कर रहे हैं इसको आप तब तक रोकिए जब तक कि मामला प्रीजुडिस है, और सुप्रीम कोर्ट उस पर कह भी चुका है कि भाई आप तब तक कोई नियुक्ति नहीं करें जब तक कि मामला सुन नहीं लिया जाए। तो सरकार को आखिर इतनी हड़बड़ी क्यों थी कि उसको मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करनी थी, ये सवाल जो मौजूद है। और यही जो सवाल है ये जो है साफ इशारे करता है कि मामला ठीक ठाक नहीं है, और मामला बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, और चुनाव आयोग पर एक तरीके से कब्जा करने की तैयारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई पड़ती है। तो इसलिए जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों के आलोक में समिता जी ये साफ तौर पर समझा सकता है कि राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं वो सवाल बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, और राहुल गांधी के सवाल जो हैं
उस पर सरकार को विचार करना चाहिए था, जो कि सरकार ने नहीं किया। इतना ही नहीं, इसकी बैठक बुला ली गई आधी रात में, सुमित्रा जी, राष्ट्रपति उसको नाम को मंजूरी भी दे देती है और आधी रात में गजट भी जारी हो जाता है जी। तो यानी 19 तारीख को, कल जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा तो सरकार कहेगी साहब उस कानून के तहत अब तो नियुक्ति हो चुकी है, तो इसलिए इसको जो है अब इस नियुक्ति को आप छोड़िए, आगे के लिए आप जो आदेश करेंगे वो माना जाएगा। यानी एक तरीका निकाला गया कि किस तरीके से जो है गच्चा जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दिया जा चुके। क्योंकि आज जब प्रशांत भूषण ने इसको मेंशन किया कि भाई उन्होंने नियुक्ति इस तरीके से कर दी है, तो जो सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस सूर्यकांत थे उन्होंने पूछा जो वरुण कुमार ठाकुर जो एडवोकेट उपस्थित हुए थे उनसे कि भाई क्या मामला है, तो उन्होंने बताया कि साहब इसी तरीके की 3 नियुक्तियाँ पहले भी किया चुकी हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो जो नियम था उसके तहत की गई थी, उसको ओके कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो उन्होंने कहा कि साहब यही तो मसला है कि उसके तहत कर दिया था और इसी को लेकर है, और ये मतलब निष्पक्ष नहीं है नियुक्तियां, इसको लेकर सवाल है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कल इसको आप मेंशन कीजिए, इस पे किया जाएगा। तो ये साफ तौर पे समझा जा सकता है सुमित्रा जी कि सरकार की नीयत जो है वो खराब है, और सरकार की नीयत को लेकर ही सवाल है। राहुल गांधी ने सिर्फ चिट्ठी नहीं लिखी, राहुल गांधी ने वहाँ डिसेंट नोट भी दिया, और आज उन्होंने सार्वजनिक तौर पर इस पर अपना प्रतिवाद भी दर्ज करा दिया है। जी बिल्कुल। और कांग्रेस शुरू से इस बात को कहती आ रही है, और राहुल गांधी ने लोकसभा में जो बयान दिया था वो भी, क्योंकि हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, हमने उस बयान को पहले भी सुनाया था, अब एक बार फिर सुना देते हैं, क्योंकि लोकसभा में जब ये बात बोली गई है इसका मतलब संसद की कार्रवाई में आधिकारिक तौर पर दर्ज हो गई है। संसद में ही राहुल गांधी ने ये सवाल उठाया है, उसके बावजूद मोदी सरकार ने हड़बड़ी दिखाई, और उसके हड़बड़ी के जो कारण है वो भी साफ समझ में आ रहे हैं। तो राहुल गांधी का वो बयान एक बार सुनते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। Sir, the Chief Justice was removed from that committee. Why? Why? This is a question, sir. This is a question to the Prime Minister. Why was the Chief Justice removed from the committee? Now, in a few days, I'm going to go to the meeting. I'm going to go to the meeting. There's going to be Mr. Amit Shah and Mr. Modi ji, and there's going to be me. 2-1. Why am I even going to the meeting? What is the purpose of me going to the meeting? I'm only going to the meeting to certify what Modi ji and Amit Shah ji are going to say. Right? Whereas if the Chief Justice was there could be a discussion. Chief Justice and leader of opposition could say, no, we don't agree. So, there seems to be a calculated strategy. Now, just prior to the Lok Sabha, the election commissioner was changed and 2 new election. अमरेंद्र जी, यहाँ पर राहुल गांधी ने वही सवाल उठाया कि लोकसभा चुनाव से पहले, अभी आप जिनका जिक्र कर रहे थे कि ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू, इन दोनों को चुनाव आयुक्त बनाया गया था, और इनकी नियुक्ति जो थी वो मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि अधिनियम 2023 के तहत हुई थी। ये पहली नियुक्ति थी, और अब ज्ञानेश कुमार जो उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया, ये पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनकी नियुक्ति इस कानून के तहत हुई है। मोदी सरकार ने ये कानून बना लिया था अगस्त 2023 में, जबकि मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था, राहुल गांधी ने उसका जिक्र भी किया, और उसमें अब तक चीफ जस्टिस होते थे, क्यों हटाया गया, आखिर चीफ जस्टिस को हटाने के पीछे मंशा क्या है। और जो वो कह रहे हैं कि वहां से 2 लोग रहेंगे तो फिर मैं कुछ भी आपत्ति दर्ज करूं उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। और राहुल गांधी की ये बात कल सच भी हो गई। राहुल गांधी उस बैठक में थे, कांग्रेस ने उस पर अपनी आपत्ति पहले जाहिर कर दी, उसके बावजूद ये हुआ कि ज्ञानेश कुमार जी को बना दिया गया। और आपने ठीक कहा कि हाँ, कोई ना कोई तो, वो 88 बैच के अधिकारी हैं और अलग अलग मंत्रालयों में रहे हैं, तो ठीक है, जब अमित शाह ने दोनों जो फैसले लिए उसमें वो उस समय थे वो उनके साथ। लेकिन यहाँ पर सवाल जो है क्रेडिबिलिटी का है। राजीव कुमार जी ने, उनका जो कार्यकाल रहा वो विवादों का ही कार्यकाल कहा जाएगा। इतिहास अगर उसका आकलन करेगा तो एक है टी.एन. शेषन, जिनके कार्यकाल की आज तक मिसाल दी जाती है कि वो उन्होंने कितनी ईमानदारी से और चुनाव को कितना निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने की कोशिश की, और दूसरे राजीव कुमार, जिन्होंने हर सवाल को अपनी शायरी से बिखराने की कोशिश की। ये दिखा। अब जो है ज्ञानेश कुमार जो बने हैं, अब इनके अगर ये कल का फैसला जो आता है, जिस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने भी ये कहा कि हो सकता है 19 तारीख को या 25 तारीख तक जो भी फैसला आता, हो सकता है वो बदल जाए, हो सकता है वही कायम रहे। मान ले कि अगर ज्ञानेश कुमार 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के तौर पर नियुक्त रहते हैं, तो फिर अभी बिहार का चुनाव होना है, फिर केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, इन सारे राज्यों में अगले साल चुनाव होने।
और अमलेंदु जी, ये सारे राज्य जो हैं ये बीजेपी के लिए एक परीक्षा की तरह है। बिहार में हम हाल देख ही रहे हैं, और उसके बाद दक्षिण में जिस तरह से बीजेपी इस समय पूरी तरह से साफ है, वहां पर अब नए मुख्य चुनाव आयुक्त के जरिए क्या बीजेपी यहाँ पर फिर कोई खेल करने की फिराक में आपको दिखती है? देखिए समिता जी, राजीव कुमार साहब ट्रेंड अफसर थे और ट्रेंड चुनाव आयुक्त थे। राजीव कुमार साहब ने ट्रेंड किया है ज्ञानेश कुमार जी को, ज्ञानेश कुमार जी अब ट्रेंड करेंगे विवेक जोशी जी को। ये एक चेन जो है वो तैयार हो गई है। तो जाहिर सी बात है कि ज्ञानेश कुमार जी राजीव कुमार जी के नक्शे कदम पर चलते हुए काम करेंगे, ऐसा समझा जा रहा है। और ठीक है भाई, सरकार का बहुमत है, सरकार ने तय कर लिया कि किसको बनाना है, सरकार ने तय कर लिया, तो फिर विपक्ष के नेता की आवश्यकता ही क्या थी अगर आपको डिसेंट नोट की उसकी बात नहीं करनी थी। ये बहुमत का फैसला है, सर्वसम्मति का फैसला नहीं। और जाहिर सी बात है कि जिस कमेटी में प्रधानमंत्री हैं और गृह मंत्री हैं और उसमें नेता विपक्ष है, तो वहाँ बहुमत का फैसला होगा, सर्वसम्मति का नहीं होगा। अच्छी बात ये होती कोई नाम ऐसा आता जिसपे सर्वसम्मति बनती। लेकिन ज्ञानेश कुमार जी को लेकर मैंने जैसे पहले भी कहा कि जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल यही उठ रहे हैं कि वो किस तरीके से अमित शाह जी के काफ़ी ज़्यादा नज़दीकी हैं और अमित शाह जी के तमाम एजेंडा जो हैं उन्होंने उनको सरकार में जिस स्तर पर लागू करने की जिम्मेदारी उनको मिली उसको उन्होंने लागू किया, चाहे वो धारा 370 पे बनी कमेटी हो और चाहे वो सहकारिता मंत्रालय में अमित शाह जी का एजेंडा को लागू करना हो। तो यहाँ भी क्या वो अमित शाह जी का एजेंडा लागू करेंगे, ये सवाल विपक्ष की तरफ से उठ रहे हैं और इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा आपत्तियाँ हैं। और सवाल समिता जी सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, सवाल पूरी प्रक्रिया का है। राहुल गांधी ने किसी व्यक्ति विशेष को लेकर सवाल नहीं उठाए हैं, राहुल गांधी ने उस प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं जिस प्रक्रिया के तहत ये चुनाव जो है किया गया है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का। राहुल गांधी का कहना यही है, जो हम लोगों ने सुना भी कि उन्होंने जो लोकसभा में कहा उसमें यही कहा कि भाई आपने सीजीआई को बाहर क्यों कर दिया, और आपने सीजीआई को बाहर कर दिया, अब अकेला उसमें मैं रहूँगा। और इसी तरीके से जो राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी में भी राहुल गांधी ने यही लिखा है कि, और जो ट्वीट किया उन्होंने उसमें भी यही कहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, और सरकार जो है वो एक तरीके से कहा जाए वो अवहेलना कर रही है, न्यायिक प्रक्रिया है उसकी, तो इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम उसकी रक्षा करें, उसके हम खिलाफ खड़े हों। तो मैंने अपना डिसेंट नोट दिया, वो चिट्ठी भी उन्होंने फिर लगाई, उस डिसेंट नोट उन्होंने लिखा है। तो यानी समित्रा जी, बात सिर्फ व्यक्ति विशेष की नहीं है, बात यह है कि सरकार किस तरीके से तमाम संवैधानिक संस्थाओं को अपने कब्जे में लेकर संविधान की मूल भावना है उसको तोड़ रही है, उसको खंडित कर रही है। तो ये अब विधानसभाओं पे क्या जिम्मेदारी है मुख्य चुनाव आयुक्त की, जैसा आपका सवाल था क्यों नहीं किया गया, वो इसलिए जिम्मेदारी है सर्वता जी, चूंकि जो 400 पार का नारा दिया गया था लोकसभा चुनाव में वो फेल हो गया और संविधान बदलने की जो कवायद थी उसको ब्रेक लग गया है फिलहाल। तो अब उस कवायद को शुरू करना है, संविधान बदलना है, और संविधान बदलने के लिए सबसे पहले राज्यसभा में अकेली भारतीय जनता पार्टी का बहुमत होना चाहिए। फिलहाल एनडीए को बहुमत है, तो अब राज्यसभा में कैसे बहुमत आएगा भारतीय जनता पार्टी का? वो बहुमत तब आएगा जब तमाम राज्यों में सरकारें भारतीय जनता पार्टी की हो जाएंगी और वहाँ से फिर भारतीय जनता पार्टी के सांसद राज्यसभा में ज़्यादा चुनकर आएंगे। बिहार पे कब्जा कर लिया जाएगा, उत्तर प्रदेश पे फिलहाल कब्जा है ही, बंगाल पे कब्जा कर लिया जाए, असम पे कब्जा है ही। तो इस तरीके से जो इन राज्यों के चुनाव आने हैं तो यहाँ पर कब्जा कर लिया जाए इन विधानसभाओं पर, तो फिर पूर्ण बहुमत हो जाएगा राज्यसभा में। फिर नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू इन सबकी जो थोड़े बहुत दबाव है वो भी फिर नहीं चलेगा कि ठीक है लोकसभा में आपका है, राज्यसभा में तो बहुमत हमारा है, हम कर लेंगे अपने हिसाब से जो करना है। तो बहुत सारी चीज़ें चल जाएंगी। तो इसलिए जो है ये नियुक्ति, इस पर सवाल उठ रहे हैं, प्रक्रिया पर भी सवाल हैं, व्यक्ति विशेष पर भी सवाल है, लेकिन व्यक्ति विशेष से पहले उस प्रक्रिया पर सवाल है कि आखिर आपने उस प्रक्रिया की अवहेलना क्यों की, जबकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका था कि तब तक आपको इस पर फैसला ना लें जब तक कि ये सुनवाई होनी है। तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री दोनों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है। अब ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि वो इसको लेकर कोई अवमानना का मुकदमा चलाता है कि नहीं चलाता है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। और क्या प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के ऊपर चल भी सकता है अवमानना का मुकदमा, नहीं चल सकता। मतलब एक आपने संवैधानिक टकराव की तरफ जो है सरकार ने, मुझे लगता है वो देश को मोड़ दिया है सुमित्रा जी। और इस संवैधानिक टकराव के बारे में अभी खड़गे जी, माफ कीजिए, धनखड़ जी ने जो ये कहा था भोपाल के एक कार्यक्रम में, जिसमें उन्होंने कहा था कि कार्यपालिका की नियुक्तियों में न्यायपालिका का क्या काम, उन्होंने सीधे सीधे इस पर सवाल उठाए थे। और मामला सीबीआई निदेशक की नियुक्ति का था, लेकिन ये समझा गया था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के मामले में भी सरकार का यही रवैया रहने वाला है। और ये बड़ा खतरनाक रवैया है जिसको अब कांग्रेस ने, अभी एक ट्वीट उसने किया है जिसमें उसने उसको सीधे सीधे आधी रात का तख्ता पलट, इस शीर्षक से कांग्रेस ने वो ट्वीट किया है। अगर
हमारे प्रोडक्शन के पास वो ट्वीट है तो हम उसको भी ट्वीट को दिखा देंगे। मैं अभी बता देती हूँ कि उस ट्वीट में जो लिखा है उसमें कांग्रेस ने 4-5 बिंदु उठाए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला था, सरकार ने किस तरह सत्ता हथियाने की कोशिश की, इसको कानूनी चुनौती किस तरह से दी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जो तारीख है वो तय है, फिर भी सरकार ने हड़बड़ी दिखाई और ये भी बताया कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जो विरोध किया और इसको उन लोग ने सीधे सीधे मोदी शाह का अधिक्रमण करते हुए ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को दरकिनार करने से लेकर आधी रात की नियुक्ति तक मोदी और शाह ने दिन दहाड़े सबसे बड़े चुनावी तख्ता पलट को अंजाम दिया है। ये कांग्रेस का बेहद बेहद गंभीर आरोप अमलेंदु जी कि इसको सीधे सीधे मतलब तख्ते पर अभी मतलब तख्त पर तो खुद मोदी ही बैठे हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस उसको तख्ता पलट इसलिए कह रही है क्योंकि मोदी सरकार क्या इसके जरिए ये पूरा सुनिश्चित कर रही है कि विपक्ष किसी भी तरह से उसके पास सारी संभावनाएं जो हैं वो खत्म हो जाएं और कांग्रेस या दूसरे कोई दल या इंडिया गठबंधन कभी भी जीत कर आ ही ना पाए। क्या बीजेपी ने इसकी तैयारी कर ली और इसीलिए कांग्रेस ने इसको दिन दहाड़े और आधी रात का भी तख्ता पलट लेकिन दिन दहाड़े लिया गया ये फैसला बोल रही है। क्या कहेंगे अमलेंदु जी? देखिए समिता जी, एक तो ये तैयारियां जो हैं मुझे लगता है कि ये तैयारियां आज की नहीं है और ये तैयारियां तभी शुरू हो गई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे वो प्रधानमंत्री बने थे, क्योंकि उसके बाद ही अमित शाह का बयान आया था कि हम 50 साल तक राज करेंगे। तो यानी तैयारियां उसी में हो गई थी और 2014 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो या 2024 का चुनाव हो, ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है। अब ये शक जो है वो गहराते जा रहे हैं अब और इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। संजय राउत जो शिवसेना के सांसद हैं उन्होंने हरियाणा चुनाव के बाद कहा भी था कि ये चुनाव आयोग जो चूना लगाता रहता है, तो वो बाइट भी हम लोग के पास होगी तो हम लोग उसको सुनवाई में भी कि क्या कहा था उन्होंने, चुनाव आयोग किस तरीके से कहा था। तो अब चुनाव आयोग में अगर सर्वोच्च जी परिवर्तित हो गया है तो इसीलिए जो कांग्रेस ने जो ट्वीट किया है कि आधी रात को तख्ता पलट, तो तख्ता पलट ये सरकार का नहीं है, ये तख्ता पलट समिता जी संविधान का तख्ता पलट है एक तरीके से। और इसीलिए बात कही जा रही है कि आपने संवैधानिक प्रक्रियाओं का जो रातों रात आपने चुनाव पर कब्जा कर लिया और तख्ता पलट कर दिया। ये देखिए ये बीच में हम लोग दिखा रहे हैं कि द मिडनाइट कूप कि आधी रात का विद्रोह जो है, तो ये जिस तरीके से है, तो यानी ये आधी रात में आपने जो है वो संविधान का तख्ता पलट कर दिया है, आपने सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसका तख्ता पलट कर दिया है। ये एक तरीके से इसका भाव है, क्योंकि तख्ता पलट मोदी जी का कौन करेगा? मोदी जी का तख्ता पलट या तो अमित शाह कर सकते हैं या नीतीश कुमार कर सकते हैं या चंद्रबाबू नायडू कर सकते हैं, तो वो तो कोई करने वाले नहीं है किसी भी हाल में अभी तो ये तख्ता पलट जो है, ये सीधी सीधी बात जो मुझे लगता है जो कांग्रेस का कहने का तात्पर्य है वो यही है कि आपने आधी रात में संविधान का तख्ता पलट कर दिया या आपने आधी रात में डेमोक्रेसी का तख्ता पलट कर दिया। ये एक तरीके से समझा सकता है, चूंकि इस तरीके से अगर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्तियां होंगी, चुनाव आयुक्त की नियुक्तियां होंगी और वो उसी तरीके से काम करेंगे जिस तरीके से राजीव कुमार काम करते रहे हैं, तो सवाल निश्चित तौर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर पूरे होंगे और लोकतंत्र खतरे में है। ये बात निश्चित तौर पर विपक्ष की अब आरोप सही होते हुए नजर आते हैं समिता जी। और वो संजय राउत का बयान भी हमारे पास है, हम उसको सुन लेते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग को चुना आयोग कहना ये मेरा ख्याल है आजाद हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ। बहुत सारे सवाल उठते रहे चुनाव आयोग पर भी, लेकिन ये जो है अगर विपक्ष इतनी गंभीर आपत्तियां दर्ज कर रहा है उसके बावजूद मोदी सरकार अपनी मनमानी कर रही है। सुनते हैं एक बार संजय राउत का, पुराना बयान है लेकिन प्रासंगिक है, सुन लेते हैं। सुप्रीम को लेके जिस तरह से एविडेंस दिए हैं राहुल गांधी ने, सब किस तरह से देखेंगे? क्या देखेंगे? यही तो सही है। 0.6% वोट भाजपा को ज्यादा गिरे, ओनली 0.6, एक 1% भी नहीं है। और उनकी 30 सीटें ज्यादा, 30 सीटों में उनको फायदा हो गया है। 0.6 में 30 सीट कैसे ज्यादा उनको जिता सकते हैं? गड़बड़ तो है। राहुल गांधी जी ने जो एविडेंस दिए है उसके ऊपर अभी विचार कौन करेगा? चुनाव आयोग तो सबको चुना लगाते हैं। जनता ने सोचना चाहिए हरियाणा में क्या, कैसे और किसने किया, और महाराष्ट्र में ये लोग क्या करना चाहते हैं। लेकिन अब महाराष्ट्र में इस प्रकार के घोटाले नहीं होने चाहिए। तो महाराष्ट्र में इस तरह के घोटाले नहीं होंगे ये दावा था, लेकिन हो गए और उसके बाद दिल्ली में भी हो गए, हम लोगों ने देखा है। और संजय सिंह जो अभी उनका एक इंटरव्यू जो है वो बहुत चर्चा में है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह 2 कमरों वाले घर में भी 28 वोटर्स निकल गए। उन्होंने ये कहा कि जो बीजेपी अपना पन्ना प्रमुख का जो वो ढिंढोरा पीटती है, असल में चुनाव आयोग ही उसका पन्ना प्रमुख है।
तो अमलेंदु जी, यहाँ पर संजय राउत का बयान, संजय सिंह की जो बात है, अखिलेश यादव को भी सुन लेते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने वो बार बार ये कह रहे हैं कि मिल्कीपुर में बेईमानी हुई, लेकिन आगे ये बेईमानी हम नहीं होने देंगे। सुनते हैं अखिलेश यादव को, अभी उन्होंने क्या कहा। 27 का चुनाव, देखिए 27 का चुनाव आपको बता दें हम कि जो अभी इन्होंने एक बेईमानी की है मिल्कीपुर में, ये जो 420 की है इन्होंने, हमारा कार्यकर्ता देख रहा है इनको और जनता भी देख रही है। इस बार जब 27 में चुनाव होगा तो एक में तो 420 कर सकते हो पुलिस प्रशासन लगा करके, जात के आधार पर अधिकारी पोस्ट करके, लेकिन 403 विधानसभा में तुम्हारी 420 नहीं चलेगी। और अब तो 420 ये हद तक है कि भारतीय जनता पार्टी वाले भारतीय जनता पार्टी के सगे नहीं है। तो अमलेंदु जी, यहाँ पर ये अखिलेश यादव का भी यही दावा है जैसा संजय राउत ने कहा था, क्योंकि उनको ये यकीन था कि विपक्ष इतना सतर्क है कि हम सब पे ध्यान रखेंगे सारे बूथों पर। लेकिन ईवीएम बस का मसला नहीं है, संजय सिंह ने भी इस और ध्यान दिलाया कि ईवीएम की बात तो अलग ही है, उसमें क्या गड़बड़ी हो रही है उसको तो वो तो पकड़ ही नहीं रहे। अब चुनाव आयोग ये जो खेल कर रहा है कि फर्जी वोटर्स, महाराष्ट्र में इतने सारे 39 लाख के करीब फर्जी वोटर, वही चले आए दिल्ली, वही अब चले जाएंगे बिहार, ऐसा संजय राउत ने कहा था। और यहाँ पर अखिलेश यादव भी यही दावा कर रहे हैं कि नहीं, एक जगह आपने तो पुलिस प्रशासन के साथ गड़बड़ी कर ली, आप आखिर 403 में तो 420 नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब करने पर कोई आमादा हो जाए तो उसके बहुत सारे तरीके ढूंढे जा सकते हैं। और जो कांग्रेस ने कहा आधी रात का तख्ता पलट, और वो बता रही है कि कैसे दिन दहाड़े ये लूट हो रही है, क्या कहेंगे? ये विपक्ष को अब सतर्क रहने के साथ साथ एक राहुल गांधी के डिसेंट नोट, ठीक है वो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने अपनी बाकायदा आधिकारिक लिखित तौर पर अपनी आपत्ति दर्ज करा दी, सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को संज्ञान में लेगा। अब बाकी विपक्ष को भी क्या करना चाहिए, हम क्या विपक्ष को सलाह दे सकते हैं? देखिए समिता जी, एक तो विपक्ष को सलाह जो है वो हम लोग क्या दें, विपक्ष को खुद राजनीति करनी है तो वो अपनी सलाह खुद लें, लेकिन जो हम लोगों को लगता है एक विश्लेषक होने के नाते और एक पत्रकार होने के नाते, वो ये है कि सिर्फ डिसेंट नोट लगाने और ये कह देने से कि चुनाव में 420 नहीं चलेगी, मामला हल होने वाला नहीं है। चूँकि हरियाणा चुनाव के बाद ये, जैसे हमने संजय राउत की बात सुनवाई, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में नहीं होने देंगे, हो गया महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाद फिर दिल्ली में भी हो गया, दिल्ली के बाद बिहार में भी हो जाएगा, चूँकि संजय राउत खुद कह रहे हैं कि बिहार में भी हो जाएगा, बिहार के बाद बंगाल में हो जाएगा, फिर उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, तो सब जगह ये होता रहेगा। तो इसके लिए रास्ता क्या हो? अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ ये कहकर कि संवैधानिक संस्थाओं पे खतरे हैं? भाई संवैधानिक संस्थाओं पे खतरे हैं, लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है? सवाल ये है। आप सिर्फ अगर ट्वीट करके काम चला लेंगे और लोकसभा में बात करके रख देंगे तो इससे काम चलने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि एक इसके लिए बाकायदा आंदोलन की रणनीति तैयार होनी चाहिए, और जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद कहा था, वो संविधान बचाओ सम्मेलन जो दिल्ली में हुआ था तालकटोरा स्टेडियम में, कि भाई ईवीएम के खिलाफ जो है हमको इस पर काम करना है और बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए, और यात्रा निकले या चुनाव आयोग पर प्रदर्शन हो, एक लंबा कार्यक्रम इस पर चलाना पड़ेगा और चुनाव आयोग को मजबूर करना पड़ेगा कि वो गड़बड़ियाँ ना करे। क्योंकि समिता जी, जब चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें ये साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि अब चुनाव आयोग और मतलब सिर्फ राजीव कुमार की बात नहीं है, अब जो भी चुनाव आयोग बना है, और ये तो लंबा रहेंगे, राजीव कुमार से ज़्यादा लंबा रहेंगे, 2029 तक रहेंगे ये अपने जो बने हैं ज्ञानेश कुमार जी, तो ये तो 2029 तक काम करेंगे। और अमित शाह जी की बहुत नज़दीकी है, हो सकता है अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनवाने के लिए इनको नियुक्त किया गया हो कि भाई यही बनवाएंगे। राजीव कुमार तो नहीं करवा पाए, मोदी जी को खैर बनवा दिया किसी तरीके से 2024 में, तो अब अमित शाह जी को बनवाया जाए, इसके लिए काम करें, ऐसा हो सकता है। लेकिन समिता जी, जो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि ये मसला सिर्फ जो है वो बयानबाजी और डिसेंट नोट तक नहीं होना चाहिए अगर इस पर कोई आंदोलन नहीं होगा। चूँकि देखिए इंदिरा गांधी को अब भारतीय जनता पार्टी बहुत कोसती है कि साहब इमरजेंसी लगा दी, लेकिन इमरजेंसी क्यों लगा दी इस पे तो कोई बात नहीं करता है कि इमरजेंसी क्यों लगा दी। तो लेकिन आंदोलन उस समय खड़ा हुआ था, बिना आंदोलन के ना इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाने को मजबूर होती और ना फिर सरकार जाती गैर कांग्रेस सरकार बनती 77 में। तो विपक्ष को भी ये सोचना होगा कि भाई ठीक है, आपके पास बहुत सारे मीडिया मैनेजमेंट वाले लोग हैं, आपके पास डाटा मैनेजमेंट वाले लोग हैं, वो ठीक है उनका काम है वो, लेकिन वो मीडिया मैनेजमेंट और डाटा मैनेजमेंट काम तो तब करेगा ना जब चुनाव आयोग ठीक होगा। तो सबसे पहली जिम्मेदारी है, चुनाव बाद में होते रहेंगे, बिहार का चुनाव में भी अभी 6 महीने बाकी है,
इस चुनाव आयोग को ठीक करना है और ये गड़बड़ियाँ जो हैं इन पर रोक लगाने के लिए एक आंदोलन निश्चित तौर पर करना पड़ेगा। और जब तक जनता इसमें शामिल नहीं होगी, आपकी बातें सिर्फ बयानबाजियों तक शामिल रह जाएंगी और फिर हर चुनाव के बाद आप आकर कहेंगे कि बीजेपी ने बेईमानी कर ली, चुनाव आयोग बेईमान है। सबको दिख रहा है बेईमान है, बेईमानी कर ली, लेकिन उसके खिलाफ एक जन आंदोलन जो है वो जब तक खड़ा नहीं होगा। और देखिए, चीज़ें बदलती जन आंदोलन से ही हैं। अगर जनता की भागीदारी नहीं होती है तो विपक्ष जो है वो कुछ नहीं कर सकता है। और विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम जनता को आंदोलन के लिए तैयार करना है, जनता को बताना है कि इसके जरिए आपके अधिकार जो है वो छीने जा रहे हैं और इसके दुष्परिणाम क्या होंगे अगर लोकतंत्र नहीं रहेगा, ये राजतंत्र में या ऑटोक्रेसी में अगर इसमें तब्दील हो जाएगा तो जनता के अधिकारों का हनन किस तरीके से होगा। तो ये जिम्मेदारी जो है जनता को एजुकेट करने की, ये विपक्ष की है। और मुझे लगता है कि विपक्ष इस काम में फेल हो रहा है सर। जी, जबकि राहुल गांधी ने जब वो नेता प्रतिपक्ष बने थे और संसद में जब वो आए थे तब उन्होंने ये कहा था कि हम यहाँ पर विपक्ष मतलब हम जनता की आवाज, और उन्होंने बिल्कुल ये कहा था कि जिन लोगों की आवाज सरकार नहीं सुन रही है हम उनकी आवाज यहाँ पर उठाएंगे। अपने डिसेंट नोट में भी राहुल गांधी ने यही लिखा कि लोगों का भरोसा चुनाव आयोग से उठता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो ये स्थिति लोकतंत्र के लिए बिल्कुल ही अच्छी नहीं है, क्योंकि जब लोगों की ही सरकार नहीं रहेगी, उनके द्वारा चुनी हुई सरकार, जब वो ये मानेंगे कि इस सरकार को हमने नहीं चुना तो वो लोकतंत्र ही कहाँ बचेगा। तो मोदी एक तरफ संविधान और लोकतंत्र बोलते बोलते पूरी तरह से वो तानाशाही लाने की तैयारी में ये सरकार है, और विपक्ष इस समय केवल बयानबाजी करके या शिकायत करके, क्योंकि चुनाव आयोग के सामने भी हमने देखा कि जितने बार भी विपक्ष की शिकायतें गई हैं कभी कोई तार्किक उसका समाधान या संतोषजनक समाधान नहीं निकला। चुनाव आयोग की तरफ से लंबे चौड़े जवाब आ जाते हैं, लेकिन उसका जो बेईमानी हुई है वो उसका भी हल नहीं होती। अभी भी कांग्रेस ने शिकायत की, राहुल गांधी ने कहा कि आप हमको महाराष्ट्र में जो वोटर लिस्ट जो गड़बड़ी है उसका वो दीजिए, पर डेटा नहीं दे रहे, तो वो उनकी मर्जी है, वो नहीं देंगे। तो विपक्ष को इस समय, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे की बात आपने की और मेरा ख्याल है उस समय ये बात भी उठ रही थी कि ईवीएम को लेकर एक पूरी तरह से जैसे भारत जोड़ो यात्रा चली उसी तरह का एक आंदोलन पूरे देश में खड़ा किया जाएगा और निकलेंगे लोग, पैदल निकलेंगे। तो इस समय अकेले राहुल गांधी, अकेले अखिलेश यादव, अकेले उद्धव ठाकरे ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, और न ही इंडिया गठबंधन बयानों से भी कोई उसका हल निकलेगा। इस समय विपक्ष को बिहार चुनाव के पहले एक कड़ा विरोध, और सुप्रीम कोर्ट को भी मेरा ख्याल है इस पर वो संज्ञान ले ही रहा होगा जो भी कुछ हो रहा है। और जो कांग्रेस ने सवाल उठाए कि ये आधी रात का तख्ता पलट है, और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला था उसके बाद सरकार ने हड़बड़ी दिखाई, तो जरूर सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात को ध्यान देना होगा कि ये कहीं उसकी अवमानना तो सरकार ने नहीं की है। तो ये जो निरंकुशता बढ़ती जा रही है उसको रोकना बहुत जरूरी है, तभी लोकतंत्र बचेगा। राहुल गांधी की चिट्ठी से हंगामा तो खड़ा हो गया, लेकिन हंगामा खड़ा करना ही मकसद नहीं, मकसद कुछ जो है वो लोकतंत्र को बचाना है, वहां तक पहुंचने की जरूरत है। तो अमलेंदु जी, आज की इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े।